हेलो गाइस। आज हम आए हैं सातपुड़ा के सालबड़ी क्षेत्र में। यहाँ हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स केपी तिवारी सर, मयूरा देशमुख मैम और सौरभ पवनीकर सर ने हमें अलग अलग स्पॉट पर ले जाकर भूविज्ञान जियोलॉजी प्रैक्टिकली समझाया। इस फील्ड ट्रिप में हम देखेंगे लैमेटा बेड्स, डेक्कन ट्रैप, रॉक स्ट्रक्चर्स और फॉसिल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर। जो लोकेशन हम यहाँ सालबर्डी में आए, इसका यूनिकनेस ये है कि ये दो स्टेट के बॉर्डर पे है। जैसे इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो वो हमको जहाँ गेट मिला ना, अभी जहाँ से हम ऊपर चढ़े, वहाँ से हम एंटर कर लिए डिस्ट्रिक्ट बैतूल में। मतलब स्टेट बदल गया, स्टेट मध्य प्रदेश, लेकिन उसके पहले हमारी जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो स्टेट जो है वो बॉर्डर पे ये सालबर्डी विलेज है, ठीक है। तो अभी हम जहाँ है ये डिस्ट्रिक्ट बैतूल में आता है, ये जो एरिया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बैतूल, स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सालबर्डी कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है उसको समझ लेते। सबसे पहले हमारे भारत में कई सारे जियोलॉजिकल स्पॉट्स है, कई सारे जियोलॉजिकल एरियाज है, जिसमें सालबर्डी एक बहुत ही बढ़िया जियोलॉजिकल स्पॉट माना जाता है। जैसे कि सालबर्डी में हमको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों प्रकार के रॉक देखने को मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे हमको बाउंड्री भी देखने को मिलता है। हमने जहाँ से शुरुआत किया वहाँ पे आर्किन रॉक्स है, ठीक है, वो हम जाते समय देखेंगे। लेकिन हम अभी जिस एरिया में खड़े हैं, ये जो लिथोलॉजी है ये टोटल सैंडस्टोन है। ये जो ब्लैक रॉक आपको दिख रहा है ये सैंडस्टोन है, ठीक है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो अपर गोंडवाना का सेक्शन है, ठीक है। ये जो है ये गोंडवाना है। हम जहाँ से अभी एंटर किए थे वो आर्कियन है, और हम अभी जाने जहाँ पे वाले हैं वो लैमेटा है। तो स्ट्राटिग्राफी जिन स्टूडेंट का हो गया उनको पता है आर्कियन क्या है, लैमेटा क्या है और गोंडवाना क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो गोंडवाना है, ये गोंडवाना में स्पॉट नंबर 1 जो है ये क्या है। हमको आज थोड़ा सा गति से काम करना पड़ेगा, स्पीड से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती, इसलिए हम फटाफट स्पॉट एक्सप्लेन करेंगे। जो भी रिमेनिंग चीजें रहेंगी वो क्लासरूम में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो स्पॉट के सामने हम खड़े हैं ये हमारा लोकेशन 1 है, और लोकेशन 1 में स्पॉट नंबर 1 है, ठीक है। लोकेशन 1, स्पॉट नंबर 1। स्पॉट नंबर 1 में हम जो देख रहे हैं वो क्या है, तो इट इज ए ग्रेडेड बेडिंग। ये क्या है? ग्रेडेड बेडिंग। सेडिमेंट्री रॉक में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। इरोजनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, डिपोजिशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, पोस्ट डिपोजिशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड बायोजेनिक स्ट्रक्चर। ऐसे 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें अभी हम जहां खड़े हैं ये डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है। सो ग्रेडेड बेडिंग एक्ट एज ए डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेडिमेंट है उनका डिपोजिशन हुआ, लेकिन वो जो डिपोजिशन हुआ उसका एक सिस्टम था, सिस्टमेटिक डिपोजिशन हुआ है। जैसे स्पॉट नंबर 1 पे जो हम डिपोजिशन देख रहे हैं, डिपोजिशनल फीचर तो है लेकिन उसमें कौन सा फीचर है? सो इट्स ए ग्रेडेड बेडिंग। व्हाई इट्स ए ग्रेडेड बेडिंग? ये ग्रेडेड बेडिंग क्यों है इसको समझेंगे। जिस स्पॉट के सामने हम खड़े हैं वो स्पॉट के सामने आप अगर देख रहे होंगे तो ग्रेडेड का मतलब होता है ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्या है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे सेडिमेंट साइज अलग अलग आपको देखने को मिल रहा, जो कि मैसिव बेडिंग में और ग्रेडेड बेडिंग में यही होता है। लेकिन ग्रेडेड बेडिंग और मैसिव बेडिंग का क्या फर्क है वो यहाँ हमको समझ में आएगा। जैसे कि हम जब ग्रेडेड बेडिंग की बात करते तो बॉटम में जब हम देखते हैं, है ना, ये बेड के बॉटम में जब हम देख रहे हैं तो बॉटम में आपको कोर्स ग्रेन दिख रहे हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पूरा कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन मतलब सेडिमेंट के अलग अलग साइजेस है जो वेंटवर्थ ने दिए हुए हैं। उसमें आप देख सकते यहाँ पे पूरा कोर्सर मटेरियल है, दिख रहा है। थोड़ा सा मटेरियल जो है ये कोर्सर है, कोर्सर है मतलब लार्ज है। तो वो लार्ज ग्रेन्स हमको क्लियरली दिख रहे हैं बॉटम में। थोड़ा सा हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो ग्रेन का साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, ठीक है। तो सेडिमेंट साइज जो है कम हो रहा है। हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पहले डिपोजिशन हुआ वो कोर्स ग्रेन का डिपोजिशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में ग्रेन साइज आपको बदला हुआ दिख रहा है इन बिटवीन। तो ये ग्रेन साइज अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये जो है मीडियम ग्रेन आपको दिख रहा है। ये कोर्स ग्रेन दिख रहा है, ये मीडियम ग्रेन दिख रहा है। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो ग्रेन साइज और बदल गया। तो ग्रेन साइज बढ़ा कि घटा? फिर से घटा। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो फाइन ग्रेन मटेरियल, फाइन टू मीडियम ग्रेन मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमको 3 अलग अलग मटेरियल देखने को मिल रहा है, जैसे कि कोर्स ग्रेन,
ठीक है, मीडियम ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। जब ऐसा किसी फील्ड पे हमको देखने को मिलता है तो हम ऐसे कंडीशन में इसको ग्रेडेड बेडिंग कहते हैं। सबसे पहले डिपोजिशन हुआ कोर्स ग्रेन मटेरियल का, उसके बाद में डिपोजिशन हुआ मीडियम ग्रेन मटेरियल का, और उसके बाद में डिपोजिशन हुआ फाइन ग्रेन मटेरियल का। तो एक कुदरत का बहुत ही बड़ा करिश्मा है जिसको आप देख सकते हैं। ये सब नेचुरली फॉर्मेशन है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। यहीं से अगर हम महाराष्ट्र में बेलखेड़ जब जाएंगे तो बेलखेड़ में इसका अपोजिट हमको देखने को मिलता है। सो बेलखेड़ में मैसिव बेडिंग देखने को मिलती है। मैसिव बेडिंग में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट में क्या होगा, तो जो हमारा पहला बेड है ना, बेड नंबर 1 में क्या मिलेगा आपको, फाइन ग्रेन मटेरियल मिलेगा। सेकंड में मीडियम ग्रेन, मीडियम बदलेगा नहीं, और ऊपर में कोर्स ग्रेन मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैसिव बेडिंग एंड ग्रेडेड बेडिंग। तो सालबर्डी में पहला स्पॉट हमने जो डिस्कस किया वो था ग्रेडेड बेडिंग, जो कि एकदम आसान है। हमने ग्रेडिएशन के बेसिस पे ग्रेडेड बेडिंग को समझा। तो ग्रेडेड बेडिंग में बॉटम में क्या होता है, कोर्स सेडिमेंट होते हैं, देन आफ्टर दैट मीडियम सेडिमेंट्स, और सबसे ऊपर में फाइन सेडिमेंट। सो दिस इज द सेडिमेंट्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स वाया एजेंसीज। अब एजेंसी में कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम कर सकती, तो स्पेशली रिवर। जो रिवर होती है, रिवर का डायरेक्शन भी हमको पता चलेगा कि रिवर के डायरेक्शन के बेसिस पे हमको अभी क्रॉस बेडिंग देखने को मिलेगा कि रिवर जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो क्रॉस बेडिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो स्पॉट नंबर 1 में हमने देखा ग्रेडेड बेडिंग, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री का डिपोजिशनल स्ट्रक्चर है। This is the spot number 3. लोकेशन चेंज नहीं होगा, लोकेशन वही है। स्पॉट नंबर 1 पे हमने देखा ग्रेडेड बेडिंग, स्पॉट नंबर 2 पे हमने देखा स्ट्रिएशन, और ये कौन सा है, स्पॉट नंबर 3। समझ गए? स्पॉट नंबर 3 पे हम क्या देख रहे हैं उसको समझते। जियोलॉजी में कई सारी ब्रांचेस हैं। तो जो स्पॉट नंबर 1 था वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता था, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। अभी जो आपने स्ट्रिएशन देखा वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, जियोमॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे हम आए हैं, स्पॉट नंबर 3 है। स्पॉट नंबर 3 पे ये भी जो बिलोंगिंग करता है वो जियोमॉर्फोलॉजी से बिलोंग करता है। जियोमॉर्फोलॉजी में इरोजनल और डिपोजिशनल 2 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इरोजनल डिपोजिशनल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय विंड, क्रिएटेड बाय वाटर, क्रिएटेड बाय आइस एंड क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म्स का स्टडी करते हैं। यहाँ पे जब हम आए हैं तो कई सारे लैंडफॉर्म्स, मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स में भी बोला था कि कई सारे लैंडफॉर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे, और थ्योरी लेक्चर में ये भी बोला था कि बहुत सारे बच्चे टाइम पास के लिए आते हैं, ठीक है। ये टांट है लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे टाइम पास के लिए आते हैं। मेरी नजरें सब तरफ घूम रही है, मैं देख रहा हूँ, समझ गए। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं ये स्पॉट नंबर 3 है और इसका नाम है पॉट होल, ठीक है, पॉट होल। देखो, जब भी हम किसी भी लैंडफॉर्म को देखते हैं तो नेचुरली उस लैंडफॉर्म का जो क्रिएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव हमको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक लैंडफॉर्म आप देख सकते हैं, इसमें काफी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पॉट होल क्या है, पॉट होल मीन्स सिंपली, पॉट होल इज द इरोजनल फीचर क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर। हमने देखा है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था, वो एक गोरिया पॉट में वाटर रख रे, बताया था ना, वो एक गोरिया पॉट में वाटर रख रहे। तो गोरिया का मतलब होता है गॉर्जेस, पॉट में, तो पॉट में मतलब पॉट होल्स, और में मतलब मेंडरिंग। तो पॉट होल इज द इरोजनल फीचर क्रिएटेड बाय वाटर। तो ये एक वाटर से बना हुआ इरोजनल फीचर है। अब मैं इसको इरोजनल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ जितना भी आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, इरोडेड है। ये सब क्या हुआ, इरोजन हुआ। क्यों, बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द रनिंग वाटर। तो यहाँ पे आप जितना भी पूरा ये सेक्शन देख रहे हो, ये पूरे एरिया में, पूरे रीजन में आपको लॉट्स ऑफ पॉट होल्स देखने को मिल रहा है, वो भी नदी के बाजू में। तो इसका मेन सोर्स क्या होगा, हवा होगी कि पानी होगा, मेन सोर्स है इसका वाटर। इसलिए हमने इसको कहाँ पे रखा था, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। सो इट एक्ट एज ए फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में थ्योरेटिकल टॉपिक तो हमने कवर किया था, लेकिन आपने अपने आंखों से पॉट होल नहीं देखे थे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऐसा नेचुरल वेल जैसा भी दिखता है। हम कैसा वेल के लिए आदमी लगा के वो वेल को डिगिंग करके फिर खुदवाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे नेचर ने बना दिया वेल। बहुत पानी है इसमें, दिख रहा है आपको। तो इसका जो लेवल है, ये लेवल कहीं ना कहीं इस रिवर पे डिपेंड करता है। अब ये जो रिवर है, जियोमॉर्फोलॉजी में रिवर का भी हम स्टडी करते हैं।
तो रिवर का जब हम स्टडी करते हैं तो वो रिवर कौन सी है, ये रिवर का नाम है माड़ू रिवर, दैट रिवर नोन एज माड़ू रिवर। इसको माड़ू नदी कहा जाता है, ये सालवर्डी की मुख्य नदी है, ठीक है, जो सालवर्डी में बह रही है, माड़ू रिवर है। और माड़ू रिवर के बाजू में साइड में हमको कई सारे पॉट होल्स देखने को मिल रहे हैं। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि ठीक है वाटर से तो वो बना है, लेकिन वाटर का जो सोर्स है वो क्या है। तो जो सोर्स है वो यहाँ का जो नियर अबाउट हमारा जो प्लेस है ये पूरा घिरा हुआ है इस रिवर से, तो ये माड़ू रिवर है, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो स्पॉट नंबर 1 हमारा ग्रेडेड बेडिंग हुआ, स्पॉट नंबर 2 हमारा स्ट्रिएशंस हुआ, और स्पॉट नंबर 3 सबके फील्ड रिपोर्ट में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए स्पॉट्स में कम से कम। स्पॉट नंबर 1 ग्रेडेड बेडिंग, स्पॉट नंबर 2 स्ट्रिएशंस एंड स्पॉट नंबर 3 पॉट होल्स। ऐसे बहुत सारे स्पॉट यहाँ पे है। अभी हम जब जाएंगे ना रास्ते में हमको रिपल मार्क्स मिलेंगे, क्रॉस बेडिंग मिलेगा, और हम लैमेटा के रास्ते से जाएंगे और कुछ भी वहां पे हमको मिल सकता है, रेन प्रिंट्स भी है वहां पे। लेकिन हम समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या है बारिश का मौसम, इसलिए हमको फटाफट लैमेटा जाके वापस आना है। तो वो हिसाब से तेजी से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश है। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमको सब कुछ कवर करना है। तो 3 स्पॉट कवर हो गए, समझ में आया, पॉट होल, ग्रेडेड बेडिंग, स्ट्रिएशन। अब अपन आगे बढ़ेंगे, चलो। सो दिस इज अवर स्पॉट नंबर 4। हा आपला स्पॉट नंबर 4 झालेला आहे, ठीक आहे। आणि स्पॉट नंबर 4 मध्ये आपण काय बघणार आहोत ते मी तुम्हाला सांगतो। स्पॉट नंबर 1 ग्रेडेड बेडिंग, मी रिमाइंड करून देतो आहे तुम्हाला। स्पॉट नंबर 1 ग्रेडेड बेडिंग, आणि तुम्हाला पहिलेच सांगितलं सालवर्डीमध्ये जे तुम्ही डोळ्यांनी आजपर्यंत स्ट्रक्चर बघितले नसतील त्या प्रकारचे सर्व स्ट्रक्चर आपल्याला इथे बघायला मिळतात। आता जे ग्रेडेड बेडिंग आपण बघितलं ते फक्त पुस्तकांमध्ये आपण आजपर्यंत बघितलं होतं। पॉट होल्स आपण ऐकलं होतं, परंतु किती सुंदर पॉट होल होता तिथे तुम्ही बघितला, ठीक आहे। आणि स्ट्रिएशन्स एवढे सुंदर तुम्ही तिथे बघितलेत, बरोबर। आणि आता आपण स्पॉट नंबर 4 ला आलो। तर स्पॉट नंबर 4 ला आपल्याला काय दिसतं आहे, सेडिमेंटरी मध्येच आपण सध्या आहोत, गोंडवानामध्येच आपण सध्या आहोत। तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की गोंडवानामध्ये डिपॉझिशनल स्ट्रक्चर, पोस्ट डिपॉझिशनल स्ट्रक्चर, इरोजनल स्ट्रक्चर आणि बायोजेनिक स्ट्रक्चर 4 प्रकारचे स्ट्रक्चर असतात। आणि सहसा आपल्याला इथे जो स्ट्रक्चर बघायला मिळत आहे ते डिपॉझिशनल स्ट्रक्चरच आपल्याला बघायला मिळत आहेत, ठीक आहे। तर डिपॉझिशनल स्ट्रक्चर मध्ये हा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आहे स्पॉट नंबर 4 चा, ज्याला आपण म्हणतो रिपल मार्क्स, ठीक आहे। तर सेडिमेंटरी रॉक मध्ये जेव्हा डिपॉझिशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होतात तर कुठे ना कुठे त्याच्यामध्ये जी एजन्सी वर्क करते, तर इथे रिव्हर मुळे तयार झालेले रिपल मार्क्स आपल्याला दिसतात। राजस्थान मध्ये सँड ड्यून आणि रिपल मार्क्स एकदम क्लिअर दिसतात, आणि ते जे फॉर्म होतात ते विंड मुळे फॉर्म होतात, इम्पॅक्ट ऑफ विंड। इथे जो रिपल मार्क आपल्याला दिसतो आहे तो हे सांगतोय आपल्याला की जो मुवमेंट होता वॉटरचा, त्या वॉटरच्या मुवमेंटमुळे जे मार्किंग तयार झालेली आहे ती आपल्याला इथे बघायला मिळते आहे। तर इथे आपण बघू शकता हे जे हा जो स्ट्रक्चर आहे हे दिसत आहे तुम्हाला, तर असं दिसत आहे ना की पाणी असा वाहत होता बा, दिसते। तर पाणी असं वाहल्यामुळे तिथे तसे स्ट्रक्चर तयार झालेले आहे। तो जो सेडिमेंट आहे तो तसा डिपॉजिट झालेला आहे। पानी का बहाव जिस जगह पे जा रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, उस डायरेक्शन में सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो रहा, मार्किंग तैयार हो रही। दैट मार्क्स एक्ट एज ए रिपल मार्क्स। यू कैन क्लियरली सी हियर, दीज आर द रिपल मार्क्स, दीज आर द, दिसत आहे पाण्याचा असा मुवमेंट झाला असेल, दिसतंय का। तर दीज आर द रिपल मार्क्स, हे पूर्ण रिपल मार्क्स आहेत। हेच कंटिन्यू रिपल मार्क्स इथे सुद्धा आहेत, इथे सुद्धा बघू शकता तुम्ही, दीज आर ऑल्सो द रिपल मार्क्स। हे सुद्धा काय आहेत, रिपल मार्क्स आहेत, ठीक आहे। जे कशामुळे तयार झालं, वॉटरच्या मुवमेंटमुळे। आणि मुवमेंट कुठून कुठे होतो ते सुद्धा आपण सांगू शकतो त्या रिपल मार्क्सच्या बेसिसवर। जसा स्लोप खाली खाली जाईल तसे रिपल मार्क्स असे स्लोप वाईज उतरत आहेत, हे आपल्याला दिसत आहे। बघा पाणी असं चाललेलं आहे, या प्रकारे पाणी असं उतरलं असेल तिकडे, बरोबर। तर ते जे रिपल्स आहेत ते क्लिअर अशाच प्रकारचे आपल्याला इथे क्लिअर दिसत आहेत। थोडासा वर आपण जर गेलो तिथे सुद्धा रिपल्स आहेत जिथे तुम्ही बसलेले आहात, आणि याच्यावर इथे जर आपण गेलो तर देर आर मड क्रॅक्स, ठीक आहे। तर रिपल मार्क स्पॉट नंबर 4 होईल आपला, आणि स्पॉट नंबर 5 होईल आपला मड क्रॅक्स। मड क्रॅक जो स्ट्रक्चर आहे तो सुद्धा सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर आहे, आणि मड क्रॅक जो फॉर्म होतो तो एकदम फास्ट कॉन्ट्रैक्शन मुळे फॉर्म होतो। कॉन्ट्रैक्शन म्हणजे माहित है तुम्हाला, किसी सेडिमेंट का एकदम से सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना।
तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ड्राई होना और कॉन्ट्रैक्शन होना, ये दो चीजों में फर्क है। ड्राई अगर होगा तो एक्सपांड होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो सिकुड़ेगा और आजू बाजू में फ्रैक्चर्स क्रिएट करेगा। तो वहां जहां ये जो बच्चे बैठे हैं उसके ऊपर में आपको पूरा मड क्रैकिंग दिख रहा है, तो यहां से आके वो मड क्रैक आपको देखना है, ठीक है, वो हमारा स्पॉट नंबर 5 होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से आके मड क्रैक अगर देख लेंगे तो आगे अपने को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मड क्रैक के लिए स्पेशली। तो रिपल मार्क तो रास्ते से बहुत सारे हैं, लेकिन मड क्रैक यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे मड क्रैक देखो और इसका एक फोटो और उसका एक फोटो लेना है। जीपीएस रीडिंग 4 के लिखे क्या आपने? प्लीज राइट डाउन द जीपीएस रीडिंग्स ऑफ स्पॉट नंबर 4। 21 डिग्री, 25 मिनट, 28.95 seconds, 28.95 seconds towards north. Next 78 degree, 0 minute, 37.78 seconds, 37.78 seconds towards east. Elevation लिहा 398, elevation लिहा 398. This is our spot number 4, name as रिपल मार्क्स. समझा? ये भी सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर आहे. 3 प्रकारचे रॉक आहेत ना, इग्नियस, सेडिमेंटरी आणि मेटामॉर्फिक. तर हे जेवढेही स्ट्रक्चर आपण बघतोय कोणाचे आहे? सेडिमेंटरी रॉकचे. समजलं? आता थोडं इथून वर या, आपण मड क्रॅक्स बघू. आणि स्ट्रक्चर दिसतो आहे त्याच्यामध्ये मड क्रॅक विथ रिपल्स, मड क्रॅक पण आहे आणि त्याच्यामध्ये रिपल्स पण आहेत. दिसत आहे तुम्हाला? हे पूर्ण क्रॅक्स दिसत आहे. हे बघा, हा पूर्ण पॅच आहे, हा पूर्ण पॅच आहे, गॅप आहे, पॅच आहे, गॅप आहे. तर हे काय झालं? पूर्ण मड क्रॅकचा हा एक पूर्ण झोन आहे, दिसते. आणि त्याच्यावर तुम्हाला रिपल मार्क्स दिसत असतील. हे बघा, त्याच्यावरून असं पाणी गेलेलं आहे असं आपल्याला दिसतं. तर मड क्रॅक विथ रिपल मार्क्स, क्या हो गया इसको? मड क्रॅक विथ रिपल मार्क्स दिसले का? तर हा पूर्ण जो आपल्याला पॅच दिसला आहे टोटल कशाचा आहे? मड क्रॅकचा. कशाचा आहे? मड क्रॅकचा. तर जेवढेही स्ट्रक्चर आपण आतापर्यंत बघितले, ग्रेडेड बेडिंग, स्ट्रिएशन्स, पॉट होल्स, इथे रिपल मार्क्स आणि हा 5 स्ट्रक्चर तुम्ही बघितले आतापर्यंत. 5 एकाच ठिकाणी, लोकेशनही चेंज झालेलं नाहीये आणि एकाच ठिकाणी तुम्ही किती स्ट्रक्चर बघितले? 5 स्ट्रक्चर बघितले का? पण की मी सांगत आहे म्हणून असेल वा, असं आहे. सगळे स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहे. ग्रेडेड बेडिंग मध्ये कोर्स ग्रेन होते खाली, तेच पुस्तकामध्ये ते आपण काढतो. खाली कोर्स ग्रेन, मग मीडियम ग्रेन. स्ट्रिएशन्स दिसलं क्लिअर. पॉट होल होता की नव्हता? क्लिअर होता. रिपल्स क्लिअर होते की नव्हते? क्लिअर होते. हा मड क्रॅक पूर्ण एरिया दिसत आहे, हा क्लिअर आहे की नाही आहे? हे रिपल्स तुम्हाला त्याच्यावर दिसत आहे. आहे. समजलं? किती स्पॉट झाले? आगे बढे. चल. रॉक जे बेड आहे त्याच्यामध्ये रेजिस्टेंस मध्ये डिफरेंस है, तो यहाँ पे वो स्टोरी नहीं है. यहाँ से ऊपर भी लैमेट है, यहाँ से इट इज इनसाइड द रॉक. समझे? तो ये क्या है? रेन के प्रिंट्स. तो रेन प्रिंट्स कब बने? जब इसका कंसोलिडेशन शुरू था, तब की आई वाली बरसात उसमें रिकॉर्ड हो गई. ठीक है. केव की एक खासियत है कि पुराने समय में जो लोग यहाँ पे रहते थे, मुझे किसी ने बताया नहीं लेकिन मैं एक अंदाज आपको बता रहा. पुराने समय में जो भी लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे बताने की कोशिश की. कैसे?
तो इन्होंने यहीं के सैंडस्टोन से यहाँ पे ये केव बनाने की कोशिश की और वो सक्सेस रहे। आप उसमें देख सकते कई सारी डिजाइन्स है, अच्छी अच्छी डिजाइन्स है। और जब हमने इसमें एंट्री की अंदर, तो बाहर के वातावरण में और अंदर जाने के बाद आपको जो कोल्डनेस है वो ज्यादा लगा होगा, क्योंकि सैंडस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसके पास में पोरोसिटी परमियाबिलिटी है, और पोरोसिटी परमियाबिलिटी एक्वीफर की प्रॉपर्टीज होती है। ये रॉक पानी को एब्जॉर्ब करके परमिट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो इसके पास एबिलिटी है कि इट एक्ट एज ए गुड एक्वीफर। सैंडस्टोन एक बहुत अच्छा एक्वीफर है जो पानी को पकड़ के भी रखता है और ट्रांसमिट भी करता है। वो कारण से एक्वीफर का जो नेचर है, या ये सैंडस्टोन का जो नेचर है, ये काफी ठंडा नेचर होता है। आप अगर अंदर गए होंगे ना तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी, कितना ठंडा लग रहा है ना। तो ये उस समय में जब बनाया गया तो इसी एरिया की लिथोलॉजी को कंसीडर में रखते हुए इसको बनाया गया। लेकिन एक फर्क है, वो फर्क ऐसा है कि अपन ने जो सैंडस्टोन देखा उस पे से भी अपने को अंदाज लगेगा, वो सैंडस्टोन आपको थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा, और ये सैंडस्टोन जो आप देख रहे हैं, ये सैंडस्टोन का कलर आपको थोड़ा फेरुजिनस टाइप दिख रहा, मतलब रेडिश टाइप दिख रहा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा कि यार वो सैंडस्टोन का कलर अलग है और इसका ये सैंडस्टोन का कलर अलग है, ऐसा अपने को लग रहा। लेकिन वो सैंडस्टोन इस एरिया में गोंडवाना के एज से अब तक वैसा ही है जिसपे नेचर इंपैक्ट कर रहा है, बार बार वेदरिंग होना, इरोजन होना, है ना। इसलिए उसका जो अपर सरफेस है, जो उसका शेल है, अपर सरफेस है, वो अपर सरफेस का कलर बदलता जा रहा। लेकिन जब हमने सैंपलिंग की तो अंदर जो कलर था वो अलग था। दोनों भी, लाइमस्टोन का भी कलर आपने देखा होगा, एकदम फ्रेश सैंपल हमको मिले, क्योंकि हमने जो सैंपलिंग की, जो अंदर सैंपल होता है ढका हुआ, तो जो ढका हुआ है ना, ऊपर से जो पूरा कवच बना हुआ है, वो वेदरिंग और इरोजन के कारण पूरा अपना कलर बदल रहा है। यहां अगर अपन देखें तो ये अपने को थोड़ा सा क्लियर दिख रहा, ठीक है, जिसमें इसका जो रेडिश कलर है, वो रेडिश कलर क्यों हुआ होगा? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के कारण ये जो कलर है हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन वहां नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन वहां पे भी हो रहा है। लेकिन जब किसी चीज को अपन बनाते तो रॉक सैंपल्स को हमको तोड़ के बनाना पड़ता, तो तोड़ने के बाद जब सैंपल्स का यूज किया गया तो फ्रेश सैंपल्स थे, तो फ्रेश सैंपल्स से इसको बनाया गया और इसमें डिजाइन की गई। और अंदर आप अगर देख रहे होंगे तो एक हनुमान जी की मुझे प्रतिमा दिखी वहां पे, ठीक है, जो ये शो करती कि उस केव में एक मंदिर भी बनाया गया, बाद में उसमें एक मंदिर भी बनाया गया। तो पुराने समय में अंडर द रूफ रहने के लिए लोग इस प्रकार से मेहनत करते थे। तो यहाँ एक बात पता चल रही, इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो होता है उसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक करके एक कंसेप्ट होता है। तो उसमें बताया जाता है कि जैसे हमको पता है कि बेसाल्ट से हम बहुत अच्छे घर बना सकते, क्योंकि बेसाल्ट एक्ट एज ए क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, मतलब उसकी जो मजबूती है बहुत ज्यादा है, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जबरदस्त है। लेकिन ये एग्जाम्पल हमको ये भी शो करता है कि यहाँ पे जो सैंडस्टोन का यूज किया उससे भी बिल्डिंग बन सकती। तो इन्होंने ये सैंडस्टोन से बिल्डिंग बनाई, मतलब एज ए बिल्डिंग स्टोन बोलकर सैंडस्टोन भी एक्ट होता है, ये हमने देखा। आज तक जो हमने घर देखे हमारे स्पेशली महाराष्ट्र में, तो वो जो घर है वो घर गिट्टी से, सीमेंट से बने हुए हैं, और ये जो घर हम देख रहे हैं टोटल सैंडस्टोन से बना हुआ दिख रहा है, मतलब घर जैसा, ठीक है, एक केव जैसा है, आर्टिफिशियली बनाया गया जिसमें डिजाइनिंग भी की गई। तो ये शो करता है कि रॉक की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है, हर एक रॉक के पास अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, अपनी एक क्षमता है। जिस एरिया में जो रॉक मिलता है उसी एरिया का कॉम्पैक्ट रॉक निकाल के उससे हम उसकी बिल्डिंग बना ले, ये भी उस समय के लोगों में कला थी। आज हम ये देखते हैं कि हमारे एरिया में, महाराष्ट्र में ज्यादातर घर बेसाल्ट से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बेसाल्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान में बोला जाए, राजस्थान में घर बनाना है, तो राजस्थान वाला अमरावती आके पत्थर लेके नहीं जाएगा, उसको वहीं के रॉक में स्ट्रेंथ ढूंढ के घर बनाना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी करके भी एक ब्रांच होती है जियोलॉजी में, जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी, डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस, है ना, ये सब डिटेल में पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये उसका एक उदाहरण है जिसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सैंडस्टोन का यूज किया गया एज ए बिल्डिंग स्टोन,
ठीक है, तो इसको हम जब हमारे रिपोर्ट में लिखेंगे तो स्पॉट नंबर 9 लिखेंगे, ठीक है, और उसमें सैंडस्टोन केव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैंडस्टोन केव, और इन ब्रैकेट आर्टिफिशियल कर देना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, सबको पता है।